स्टूडेंट्स, आगे हम थर्ड यूनिट में लॉ ऑफ मास एक्शन और रिलेशंस बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी पढ़ रहे हैं इस वीडियो में। तो आप देखिए कि थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ले रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसका थोड़ा सा पार्ट पढ़ा है और आगे इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने लास्ट उसमें फ्री एनर्जी के साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन पढ़ा था ले-शैटेलियर नियम के साथ। अब आगे देखते हैं। तो द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को हम अगर पार्शियल प्रेशर्स की फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो क्या आ जाता है, डेल्टा जी ज़ीरो। डेल्टा जी ज़ीरो क्या है, मानक अवस्था में गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर हुआ, आर टी एल एन के पी। नेचुरल लॉग से कन्वर्ट करना है बेस 10 में, तो हम लिख सकते हैं 2.303 आर टी लॉग के पी। और के पी क्या है, दाब की अवस्था में साम्य स्थिरांक है जब हमने दाब रखा है, यानी प्रेशर की टर्म्स में। तो अब हम ये देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है वो हमें क्या बता रही है, लॉ ऑफ मास एक्शन इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर सपोज करते हैं कि हमें एक्टिव मास यानी सक्रिय द्रव्यमान के रूप में अगर इस द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को लागू करना है और साथ ही साथ हम कैसा ले रहे हैं, केमिकल पोटेंशियल या रासायनिक विभव के रूप में माध्यम प्राप्त किया जाना है। तो अब दो चीज़ें हो गई, एक तो केमिकल पोटेंशियल और दूसरा सक्रिय द्रव्यमान। तो इन दोनों के बीच क्या संबंध है, तो उसी गिब्स एनर्जी को बेस बनाते हुए हम लिख रहे हैं म्यू इज इक्वल्स टू म्यू ज़ीरो प्लस आर टी एल एन ए। म्यू क्या है, पदार्थ का रासायनिक विभव यानी किसी भी पदार्थ का केमिकल पोटेंशियल। म्यू ज़ीरो, जब हमने सक्रियता या एक्टिविटी 1 ली है तो उस स्टैंडर्ड कंडीशन में जो पदार्थ का रासायनिक विभव है या केमिकल पोटेंशियल है वो कहलाता है म्यू ज़ीरो। ए पदार्थ की सक्रियता है, टी ताप है और आर गैस कांस्टेंट है। अब अगर हम देखें तो हमने एक सामान्य अभिक्रिया ली है, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। N1, N2, M1 और M2 इनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं रासायनिक विभव की फॉर्म में, जैसे हमने वहाँ गिब्स एनर्जी की फॉर्म में लिखा था कि N1 म्यू ए किसके बराबर हो गया, N1 म्यू ए ज़ीरो प्लस N1 आर टी एल एन ए यानी एक्टिविटी ऑफ ए। इसी तरह से म्यू बी लिखना हो तो N2 म्यू बी बराबर N2 म्यू ज़ीरो बी प्लस N2 आर टी एल एन ए बी। M1 म्यू सी बराबर M1 म्यू ज़ीरो सी प्लस M1 आर टी एल एन ए सी। और म्यू डी तो M2 म्यू डी बराबर M2 म्यू ज़ीरो डी प्लस M2 आर टी एल एन ए डी। तो इस तरह से हमने केमिकल पोटेंशियल्स ए बी सी डी के लिख लिए हैं। अब पहले जो हमारी रिएक्शन थी उसमें क्या था, मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर होता है, डेल्टा जी बराबर समीशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी M1 म्यू ज़ीरो सी प्लस M2 म्यू ज़ीरो डी माइनस म्यू ज़ीरो नहीं आएगा बच्चों, M1 म्यू सी प्लस M2 म्यू डी माइनस M1 म्यू ए प्लस N2 म्यू बी प्लस क्या हो जाएगा, ज़ीरो आएगा, स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं इसलिए ए और बी में भी ज़ीरो ज़ीरो आएगा, स्टैंडर्ड कंडीशंस ली, प्लस आर टी एल एन एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्शंस, यानी उत्पाद और अभिकारकों की सक्रियता का अनुपात। तो इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी ज़ीरो प्लस आर टी एल एन ए सी टू द पावर M1 ए डी टू द पावर M2 डिवाइडेड बाय ए ऑफ ए डिवाइड टू द पावर N1 एंड ए बी टू द पावर N2। तो ये जो है ये दूसरा फॉर्म है, जैसे पहले फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ हमने पार्शियल प्रेशर लिया था और ये हमारा वन ऑफ इक्वेशन का दूसरा टर्म है जिसमें हम क्या ले रहे हैं,
पदार्थ की एक्टिविटी ले रहे हैं, और अगर पदार्थ की एक्टिविटी या सक्रिय द्रव्यमान ले रहे हैं तो अब उस कंडीशंस में अगर हम मानते हैं कि अभिक्रिया साम्य अवस्था पर है, यानी कैसी अभिक्रिया हो गई, अब हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, तो उस अवस्था में N1A प्लस N2B गिव्स M1C प्लस M2D और डेल्टा G 0 हो गया। तो 0 बराबर किसके हुआ, डेल्टा G 0 प्लस RT-ln एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी अभिकारक और उत्पाद की सक्रियता का अनुपात। अब डेल्टा G 0 को हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं तो इक्वेशन हो गई माइनस डेल्टा G 0 बराबर RT-ln एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स। मैं बार बार ACAD नहीं बोल रही हूँ, हमको वीडियो में स्लाइड में दिखाई दे रहा है। अब या हम लिख सकते हैं, हमने RT जो कि T टेम्परेचर कांस्टेंट है, RB कांस्टेंट है, तो हम उधर ले गए तो हमारी इक्वेशन आई ln एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा G 0 अपॉन RT, या लॉग भी हटाना है तो हम लिखेंगे एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस डेल्टा G 0 डिवाइडेड बाय RT। देखो डिवाइड का साइन नहीं आ रहा, पर सिर्फ अंतर क्या होगा, जैसे ही हमने लॉग हटाया तो ये चीज़ें एक्सपोनेंशियल की पावर में आ जाएगी, तो e टू द पावर माइनस डेल्टा G 0 अपॉन RT। अब डेल्टा G 0 हम जानते हैं क्या है, मानक गिब्स ऊर्जा यानी स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है, जो कि स्थिर ताप पर, अगर हमने ताप स्थिर रखा है तो स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी यानी डेल्टा 0 का मान स्थिर रहता है। अतः हम क्या कर सकते हैं कि डेल्टा G 0 का मान कांस्टेंट है, तो हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, और हमने जो है वो एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स को एक नया कांस्टेंट दिया, दैट इज इक्वल्स टू K। अगर कब है, एक्टिविटी है तो हम K लिखेंगे। अगर आदर्श गैसों की बात करते हैं तो आदर्श गैसों में सक्रियता और सांद्रता दोनों का मान एक ही होता है, तो हम AC, AD, AA और AB को हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D, यानी अब उत्पादों की सांद्रता डिवाइडेड बाय अभिकारकों की सांद्रता किसके बराबर हो गई, उत्पादों की सक्रियता डिवाइडेड बाय उत्पाद अभिकारकों की सक्रियता, और ये किसके बराबर हो गई, KC के। तो हम इस KC को क्या कह रहे हैं, साम्य स्थिरांक कहते हैं, और जो कि सक्रिय द्रव्यमान लॉ ऑफ मास एक्शन है। तो हमारी इक्वेशन बन जाती है माइनस डेल्टा G 0 बराबर RT-ln KC। अब हम स्लाइड में जा रहे हैं, हमने इसकी वैल्यू पुट करी, तो डेल्टा G बराबर माइनस RT-ln KC, किसकी वैल्यू है ये, डेल्टा G 0 की, प्लस बाकी क्या है, सेम है RT-ln एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स, या माइनस साइन को हम दोनों से मल्टीप्लाई करें तो माइनस डेल्टा G बराबर, तो ये प्लस हो जाएगा RT-ln KC, ये माइनस हो जाएगा माइनस RT-ln एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये जो समीकरण है इसको भी हम क्या कहते हैं, वांट ऑफ आइसोथर्म इन टर्म्स ऑफ एक्टिव कंसंट्रेशन यानी एक्टिविटी, ये सक्रिय द्रव्यमान के रूप में वांट ऑफ समतापी समीकरण है, और इस समीकरण को हम
द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को भी व्यक्त करते हैं। कैसे करते हैं कि हम इसमें डेल्टा जी ज़ीरो किसके बराबर है, -RT-ln-KC। नेचुरल लॉग को हमने बेस 10 में बदला तो डेल्टा जी जीरो बराबर हो गया -2.303 RT log KC, या log ऑफ KC किसके बराबर हो गया, डेल्टा जी जीरो अपॉन 2.303 और साइन आ रहा है माइनस। तो Kp और Kc के मान अगर हमारे पास हों, Kp क्या है, साम्य स्थिरांक दाब की अवस्थाओं में, Kc क्या है, साम्य स्थिरांक जब हमने सांद्रता ली है। अगर इनकी वैल्यूज़, इन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स की वैल्यू हमें पता होती है तो हम मानक अवस्था में गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कर सकते हैं। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स एंड फ्री एनर्जी में, तो जैसा हमने समीकरण में देखा कि डेल्टा जी की वैल्यू हमने किस पे डिपेंड कर रही है, लॉग ऑफ केसी पे, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर। तो अभिक्रिया किस दिशा में चल रही है, डेल्टा जी के जीरो के चिन्ह से हम पता कर सकते हैं कि अभिक्रिया अपने आप हो रही है या नहीं हो रही है, यानी स्वतः प्रवर्तित है। अर्थात अगर अभिक्रिया स्वतः होती है या प्रतीप अभिक्रिया स्वतः होती है। उदाहरण देखते हैं कि अगर डेल्टा जी जीरो पॉजिटिव है तो उस स्थिति में लॉग Kp या लॉग Kc का मान कैसा होगा, नेगेटिव होगा और वो 1 से कम होगा। अब जब वो 1 से कम होगा तो इसका मतलब हमारी जो बैकवर्ड रिएक्शन है, जो प्रतीप अभिक्रिया है, वो स्वतः प्रवर्तित होगी, ऑटो पीछे स्पॉन्टेनियस होगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अग्र अभिक्रिया धीमी होगी और प्रतीप अभिक्रिया तीव्र होगी। इसलिए साम्य अवस्था की स्थिति में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, क्योंकि अग्र में चल ही नहीं रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है। अतः Kp अथवा Kc का मान 1 से कम होगा। अगर डेल्टा जी जीरो का मान नेगेटिव होता है तो हम कह सकते हैं कि लॉग Kc या लॉग Kp का मान कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, यानी हमारी Kp और Kc के मान 1 से अधिक होंगे। या दूसरे शब्दों में हम क्या कहें कि अग्र अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी, यानी अग्र अभिक्रिया बहुत तेजी से होगी, प्रतीप अभिक्रिया बहुत धीरे होगी और अभिकारक की सांद्रता कम होगी, उत्पाद की सांद्रता बहुत अधिक होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम डेल्टा जी जीरो के मान से अभिक्रिया के स्वतः प्रवर्तिता यानी स्पॉन्टेनिटी को भी पता लगा सकते हैं। एक न्यूमेरिकल से हम समझ लेते हैं कि किस तरह से न्यूमेरिकल्स आपको एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो 300 केल्विन पर एक अभिक्रिया के डेल्टा जी जीरो का मान अगर 30 किलो जूल मोल है तो हम इस अभिक्रिया में आपको साम्य स्थिरांक की गणना करनी है। तो डेल्टा जी जीरो हमें क्या दिया हुआ है, 30 किलो जूल। तो हम किलो से जूल पे आ रहे हैं तो हमने कर दिया 30,000 जूल पर मोल। टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है, आर जूल में 8.314 हो गया। हमने वैल्यू पुट कर दी, लॉग ऑफ Kp किसके बराबर है, माइनस डेल्टा जी जीरो अपॉन 2.303 RT। हमने सबकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं तो लॉग Kp की वैल्यू आई -5.22। एंटी लॉग देख लेते हैं और एंटी लॉग देखने पर Kp की वैल्यू आ जाती है 6.026 इंटू 10⁻⁻6। तो ये हमारी वैल्यू आई। तो इस तरह से हम अगर फ्री एनर्जी दी हुई है, चेंज इन फ्री एनर्जी, तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की गणना कर सकते हैं। अब हम आ रहे हैं रिएक्शन आइसोचोर इक्वेशंस, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आइसोचोर इक्वेशंस क्या हैं? तो अब हमने दो इक्वेशंस पढ़ी हैं। पहली इक्वेशंस हमने थर्मोडायनेमिक में पढ़ी थी, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन अभी हमने लास्ट वीडियो जिसमें हमने पढ़ी
केमिकल इक्विलिब्रियम में वांट ऑफ आइसोथर्म, समतापी। तो इन दोनों को उपयोग करके हम एक नई समीकरण निकाल रहे हैं जिसे हम कहते हैं रिएक्शन आइसोचोर इक्वेशन या सम आयतनिक समीकरण। तो कैसे कर रहे हैं? सबसे पहले हम निकाल रहे हैं गिब्स-हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन। तो गिब्स-हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन रिलेशन बिटवीन क्या था? गिब्स एनर्जी एंड एंथैल्पी। तो डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच प्लस टी डी ऑफ डेल्टा जी अपॉन डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम g को राइट साइड में, h को लेफ्ट साइड में लाएं तो माइनस डेल्टा एच बराबर टी ऑफ डी डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर, स्थिर दाब पर, माइनस डेल्टा जी। अब हम दोनों तरफ राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ टी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो माइनस डेल्टा एच अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी डी ऑफ डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल्टा जी अपॉन टी स्क्वायर। दोनों साइड टी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब वांट ऑफ समीकरण हमने अभी लास्ट स्लाइड में पढ़ी है कि माइनस डेल्टा जी बराबर आर टी एल एन के पी। टी को इधर ले आए तो माइनस आर एल एन के पी हुआ। इस समीकरण को अगर हम निश्चित दाब और ताप के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा? टी ऑफ डी डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल्टा जी अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस आर डी एल एन के पी अपॉन डी टी। सिंपल सी चीज़ है कि हम डेल्टा जी की जगह आर टी एल एन के पी रखें और डेल्टा जी अपॉन टी की जगह माइनस आर एल एन के पी रखकर उसको डिफ्रेंशिएट करें तो इस पूरी इक्वेशन जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसकी वैल्यू ये आ जाती है माइनस आर डी ऑफ एल एन के पी अपॉन डी टी। अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू पहले से रखी तो माइनस डेल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वैल्यू आई माइनस आर डी एल एन के पी अपॉन डी टी, या डेल्टा एच अपॉन आर को भी इधर ले आए तो आर टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सिंपल आया डी एल एन के पी अपॉन डी टी। और ये जो इक्वेशन है जिसमें इक्विलिब्रियम भी कांस्टेंट भी है और साथ में क्या है? एंथैल्पी है, उसको हम कहते हैं वांट ऑफ आइसोचोर इक्वेशन, यानी वांट ऑफ सम आयतनिक समीकरण, जो हमने गिब्स-हेल्महोल्ट्ज़ और वांट ऑफ समीकरण के उपयोग से बनाई है। अब उपरोक्त समीकरण का उपयोग क्या है? तो उपरोक्त समीकरण के उपयोग जो है वो हम किसी भी अभिक्रिया में चेंज इन हीट कंटेंट यानी एंथैल्पी की गणना करने के लिए करते हैं। यदि किसी अभिक्रिया के लिए हमें दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पता हो तो हम डेल्टा एच के मान की गणना कर सकते हैं। तो डी एल एन के पी अपॉन डी टी हमें पता है डेल्टा एच अपॉन आर टी स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं डेल्टा एच अपॉन आर 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। हमने डी टी को दूसरी साइड ले गए क्योंकि टी हमारा दूसरी साइड है। अब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देते हैं तो एल एन ऑफ के पी डेल्टा एच अपॉन आर 1 अपॉन टी स्क्वायर का 1 अपॉन टी प्लस सी आया, बाहर साइन माइनस आया क्योंकि हमने इंटीग्रेशन किया है और सी हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब अगर हमारे पास दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर Kp1 और Kp2 हैं तो हम लिख सकते हैं ln ऑफ Kp1 इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन आर टी वन प्लस सी, और P2 के लिए माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी टू प्लस सी। अगर ln ऑफ Kp2 माइनस ln ऑफ Kp1 करें तो डेल्टा एच अपॉन आर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। 1 अपॉन T1 क्यों करा है? क्योंकि साइन को हमने माइनस से प्लस कर दिया है। और सिंप्लीफाई करने पर यह आया ln ऑफ
Kp2 upon Kp1 is equals to delta H upon R T2 minus T1 upon T1 T2, या नेचुरल लॉग को बेस 10 में बदलें तो log ऑफ Kp2 अपॉन Kp1 बराबर डेल्टा H अपॉन 2.303 R मल्टीप्लाइड बाय T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, यानी दो डिफरेंट टेम्परेचर्स पर अगर हमें Kp2 और Kp1 के मान पता हैं तो हम डेल्टा H यानी एंथैल्पी या समीकरण में ऊष्मा परिवर्तन की गणना कर सकते हैं। तो इस तरह से हम आइसोचोर इक्वेशन के द्वारा एंथैल्पी की गणना कर सकते हैं। अभिक्रिया एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन है, अमोनिया बन रही है, दो डिफरेंट टेम्परेचर्स दिए हैं 573 और 673, 573 एंड 673, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स दिए हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ एंड 1.4 इंटू 10⁻⁻5। तो हमें अभिक्रिया ऊष्मा की गणना करनी है। तो हमने दो वैल्यूज़ रखी, पहली है 1.4 इंटू 10⁻⁻5 जो P2 की है और P1 की 1.6 इंटू 10⁻⁻4, डेल्टा H 2.303 इंटू R की वैल्यू रखी 8.314 इंटू 10⁻⁻3 और फिर 100 हमारा डिफरेंस और 673 इंटू 573, और इन सब को सॉल्व करने के बाद हमारी जो डेल्टा H की वैल्यू आती है वो आती है -78.119 किलो जूल। माइनस क्यों आई? क्योंकि डेल्टा H का मान माइनस आता है। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन के द्वारा समीकरण से क्या निकाल सकते हैं? एंथैल्पी या चेंज इन हीट कंटेंट। तो ये एप्लीकेशन पार्ट है हमारे लॉ ऑफ मास एक्शन का।